हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ जल्दी से। 1-2 मिनट और देखते हैं बस, फिर शुरू करेंगे। ओके, चलो आज आ गए टाइम से। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 फैकल्टी। वेलकम यू ऑल ऑन फिल अ फॉर्म प्लेटफॉर्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज लेट आने वाले बच्चे पीछे रह गए। आई मीन लेट आने वाले बच्चे आज जल्दी आ गए, और जो जल्दी आते हैं आज वो लेट हो गए। ये तो इससे मुझे एक जोक याद आ गया, मैंने कहीं सुना था। क्या होता है कि एक ना बाग होता है, तो वहां पे आम लगे होते हैं, आम का पेड़ होता है वहां पे। तो ना दो फ्रेंड होते हैं। अब वो वहां पे आम तोड़ने के लिए जाते हैं। अब एक तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, एक फ्रेंड है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, दूसरा निगरानी रख रहा है कि कोई आ ना जाए। तो अब वहां पे जो बाग का मालिक है वो आता है, और उसको, जो नीचे खड़ा है उसको पीटना शुरू कर देता है। अरे तुम यहाँ कैसे आए हो, आम तोड़ रहे हो, ये एंड ऑल। फिर अगला दिन हो जाता है, वो चले जाते हैं, उसको डांट देते हैं, चले जाते हैं। फिर दूसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन क्या होता है कि सेम वही प्रोसेस होता है। वो कहते हैं कि चलो आज ऊपर चढ़ो और मैं निगरानी रखूंगा। तो फिर नीचे वाला कहता, अरे यार तुम तो ऊपर रहते हो, मैं पिट जाता हूँ। बाग का मालिक आता है, मुझे पीट के चला जाता है। तो फिर उसने कहा, जो आम तोड़ता है, कि नहीं आज नहीं आएगा, आप खड़े रहो यहीं। तो अब बाग का मालिक आता है, फिर से उसको पीट देता है कि तुम रोज रोज आ जाते हो, रोज मेरे आम खा जाते हो। अब तीसरा दिन, अब तीसरे दिन उसने क्या कहा, दोनों फ्रेंड आए। अब जो नीचे खड़ा था उसने क्या कहा कि मैं तो रोज पिटता हूँ, बाग का मालिक आता है रोज मुझे पीट के चला जाता है, आज मैं ऊपर चढ़ूंगा और इसको नीचे रखूंगा मैं। तो अब वहां पे क्या कहते हैं, बाग का मालिक आता है, वो क्या कहता है कि भाई ये नीचे वाला तो रोज पिट रहा है, आज एक काम करता हूँ, आज ऊपर वाले की मार लगाता हूँ, उसके बहुत दिन से मार नहीं लगी है। और अगेन फिर क्या होता है कि जो हमेशा से पिट रहा था फिर से वही पिट जाता है। अभी तो स्टार्ट की ही नहीं है, जोक सुना रही थी एक तुम लोगों की उसमें, कि जो तुम लोग जल्दी आते हो, फिर आज जो लेट वाले थे वो आज जल्दी आ गए। चलो, तो आज हम करने वाले हैं अपने प्रीनेटल डेवलपमेंट, जो हमारा, जो हमने 2 स्टेजेस कर ली थी, 2 to 3 स्टेजेस कर ली थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई अगर आगे तुम्हारे साथ ऐसा कभी हो जाए ना, तो ध्यान रखना कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट तो ठीक है, लेकिन थर्ड में उल्टा कहीं तुम्हारे साथ ही ना हो जाए। अच्छा ओके। अरे तुम लोग पता है कितने बजे उठते हो तुम लोग सो के? सुबह जल्दी उठा करो। जो सुबह जल्दी उठने का जो सुकून है ना, मतलब ऐसा लगता है कि पहली जंग तो हमने जीत ही ली है। सुबह उठ के जो एकदम फील आता है ना कि भाई वाह, कोई भी नहीं उठा है, हमने जल्दी उठ के, बेशक तुम कुछ मत करो जल्दी उठ के, लेकिन जब जल्दी उठ जाते हो ना, तो आपकी बॉडी एंड माइंड भी बहुत रिलैक्स रहता है, आप एकदम काम रहते हो। और अगर आप लेट भी उठते हो ना, कभी एक्सपेरिमेंट करना, कभी आप लेट सो के उठोगे ना, तो आप चिड़चिड़े रहोगे बहुत ज्यादा। बस यही किया करो, जल्दी उठ जाया करो, अपने जल्दी काम कर। यही सोच लिया करो कि आपकी 10 बजे से क्लास है, मुझे 10 बजे से अपने पहले पहले मुझे सारे काम निपटाने हैं। तो रात को जल्दी सोया करो। अपनी बॉडी को ना हैबिचुअल बना लो। अगर चाहे तुम कितने बजे भी सो, चाहे रात के 3 बजे ही क्यों ना सो, सुबह तुम जल्दी उठ जाओ। और आपकी बॉडी, अब उसके लिए वीक क्या होती है, तुम लोग ब्रेकफास्ट करके आते नहीं हो, फिर बीमार पड़ते हो। शादियों वाला हाल कर रहे हो कि शादियों में पूरी पूरी रात जगते हैं, और फिर जब शादी कंप्लीट हो जाती है फिर पूरे पूरे दिन सोते हैं, थकान उतारते हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं। नहीं, सच में पता है मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ, मेरे साथ भी सच में ये हुआ था। मैं जब पहले जल्दी उठा करती थी, लेकिन अभी बीच में क्या हुआ कि लेट, चलो लेट उठने लगे, बट मैंने फिर चीज रियलाइज की यार कि
अगर आप लेट उठ रहे हो ना तो आप चिड़चिड़े रहते हो और फिर बाकी की चीजें ना आपको लेट लेट ही आप करते चले जाते हो। अगर जल्दी उठते हो ना तो आपको टाइम प्रॉपर रहता है आपके पास में। ओके, फिर तो ठीक है अगर आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो। एक बड़ा अच्छा सा फील होता है यार जल्दी उठ के। बस इतना है कि सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा है, आप कभी ये देखना, आप जो स्टूडेंट्स लेट उठते हैं ना, एक दिन जल्दी उठ के देखना, आप ये कहोगे कि अरे यार मैं अभी तक लेट उठ रहा था, मैंने ये सारी चीजें गवा दी थी। क्यों गवाई? किसके लिए गवाई? सिर्फ एक नींद के लिए। नींद के लिए कल कोई मुझे कह रहा था कि मैम हमें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। तो एक टारगेट रखा करो कि तुम्हारे लिए नींद इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारे लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। या फिर टारगेट यही बना लिया करो कि आपको 10 AM से आपकी क्लास है, या जब भी आप पढ़ रहे हो कि मैं ये पढ़ लूं और इसको मैं पूरी शिद्दत से पढ़ूंगा ताकि मुझे दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। अगर मैंने शिद्दत से पढ़ लिया तो मैं सुकून की नींद सोऊंगा, और जब तक मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा तब तक मैं सो नहीं सकती हूँ। फिर देखना आपको नींद ही नहीं आएगी। ट्राई करके देखना ये चीज। अगर आप अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हो, फिर कंप्लीट करने के बाद ना आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको एक अलग ही खुशी होगी कि चलो आगे के काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसको बर्डन समझ के करोगे ना, अरे यार 1 घंटे तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो नींद क्या, नींद का कुंभकर्ण के चाचा भी आएंगे। सच में। तो प्लीज थोड़ा नींद को त्याग दो, और आप तो बिल्कुल ही त्याग दो। सुबह का टाइम देता है भाई एनर्जी। तुम लोग अब बताओ, फास्ट रखते हो? कल ऑलमोस्ट सबने पूजा की होगी, तो कैसे जल्दी उठे होगे कि नहीं उठे होगे सब लोग? या फिर घर में कोई आने वाला होता है तो घर के काम करने होते हैं तब भी जल्दी उठते हो? उठते क्यों नहीं उठते हो? तब कैसे उठ जाते हो फिर, चाहे आप कितना भी लेट सोए हो? तो अपनी बॉडी को इस तरीके से बनाओ कि उठ जाया करो। चलो, तो न्यूबॉर्न थोड़ा डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जो लोग ज्वाइन हैं अच्छी बात है, जो लोग नए हैं कुछ लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो है आपका होम साइंस यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म। ठीक है। और आपका 50% ऑफ चल रहा है। आप कोर्सेज परचेज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो, वहां से वो परचेज कर लेंगे। कल की क्लास रिवाइज की थी और जिस किसी ने भी ग्रुप में शेयर किए थे, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। तो देखो, आपने वो सर्च किया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा सर्च करने के बाद में। लगा था कि नहीं लगा था? कि क्लास पढ़ने के बाद में आपने सर्च किया और सर्च करने के बाद शेयर भी किया। आपको लगा हो कि अरे वाह, ये तो मुझे अब समझ आ गया, पूरा क्लियर हो गया। 1% भी अगर आपको कहीं डाउट होगा ना, तो वो डाउट भी नहीं रहा होगा अब आपको, है ना? तो बस इसीलिए बस 5 मिनट लगते हैं। चलो 5 मिनट नहीं, 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट तो आप रील्स देखने में निकाल देते हो, तो उन रील्स को देखने की बजाय 10 मिनट यहाँ दे दिया करो। क्लास के बाद बस थोड़ा सा ये छोटा सा होमवर्क कर लिया करो, बहुत हेल्प करता है। और सच बता रही हूँ, रील से पता है क्या, अगर आप एक रील भी देख रहे हो ना, तो उस रील से आपने क्या सीखा है वो ले लो। फिर आप दूसरी रील देखोगे ना, तीसरी देखोगे, आपका मन ही नहीं करेगा। अगर आप कोई भी एक रील देख रहे हो ना, उससे सीख ले लोगे, फिर आपका आगे रील देखने का मन ही नहीं करेगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप सिर्फ मसी हंसी मजाक के लिए देख रहे हो, देखते चले जाओगे, देखते चले जाओगे, 10 मिनट से कब 1 घंटा हो जाएगा पता तक नहीं चलेगा। और फिर आपको इसका एक ड्रॉबैक बताऊं, जब आप रील्स एंड ऑल ये सारी चीजें देखते हो ना, तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो नेक की जो बोन है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। कोई भी फोन इस तरीके से नहीं चलाता होगा ऐसे करके। हर कोई इस तरीके से फोन चलाते हैं। तो ऐसे आप ऑलरेडी पढ़ाई भी करते हो और फोन भी अगर ऐसे चला रहे हो ना, तो अभी तो आपको ये चीजें फील नहीं होंगी, लेकिन आगे चल के ना ये आपकी नेक पेन करने लग जाएगी। और ना यकीन हो तो देख लेना आगे चल के, इसीलिए अभी समझ जाओ तो ठीक है। वरना चलो देखो, हमने पीरियड ऑफ जर्मिनल पढ़ लिया था, पीरियड ऑफ जाइगोट पढ़ लिया था, ठीक है। एंड थर्ड पीरियड है आपका पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। ये आपका 3 to 8 वीक का टाइम पीरियड रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा प्लेसेंटा ऑल, हमने ये सारी चीजें कवर की थी। तो जो हमारा फीटस है ना, फीटस बनने
इसके आगे की जो स्टेज होती है वो कौन सी है, फीटस है। तो जब हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट से वो हमारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है 3 to 8 वीक के आसपास, तो ना वहां पे 3 लेयर रहती हैं। 3 लेयर कौन कौन सी रहती है, सबसे जो इनर लेयर जो रहती है ना आपके यूट्रस में, वो होती है आपकी एंडोडम, मिडिल होती है मेसोडम, एंड थर्ड होती है आपकी एक्टोडम। ये तीनों लेयर आप याद रखना, ये इनर लेयर है, एंड देन दिस वन इज मिडल लेयर एंड दिस वन इज आउटर लेयर, याद रखना, ठीक है। ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रही है, ये इनर, एंड देन येलो वाली मीसो, एंड देन ये पर्पल एक्टोडम। और इन तीनों के काम क्या है, देखो, जब आपकी एक्टोडम बनती है ना, सबसे पहले आपकी आउटर लेयर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम और स्किन का डेवलपमेंट होता है। नर्वस सिस्टम आपकी ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है, ताकि बच्चों को सिग्नल पहुंच सके, उनको कुछ भी अगर कार्य कर रहे हैं तो उनको पता चल सके। तो नर्वस सिस्टम और बच्चे की स्किन का डेवलपमेंट होता है, एक्टोडम वाली जो लेयर होती है। मीसोडम जो होती है वो किस किस चीज को डेवलप करती है, बच्चे की मसल्स को, मसल से फिर क्या है, स्केलेटन, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो बच्चे का आप सेक्स वगैरह डिटरमाइन करते हो वो आपके मीसोडम के ही कारण पता चलता है। फिर थर्ड होती है आपकी एंडोडम। एंडोडम में आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड बनती हैं, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिवर। देखो यहाँ पे ये पूरा आप देख लेना, ये यहाँ आपको थोड़ा इस तरीके से दिख रही होगी, ये आपकी क्या है, स्केलेटन बनता है ये बच्चे का, मीसोडम की ही कारण। एंडोडम के कारण बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स और लिवर, एंडोक्राइन ग्लैंड, इनका डेवलपमेंट होता है। ओके, अब थोड़ा इनको डिटेलिंग में देख लो। ये चार्ट अगर इसी तरीके से ड्रॉ कर पाओ अपनी कॉपी में, ड्रॉ कर लेना, बना लेना, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये। ओके, क्योंकि एग्जाम में कई बार अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि किस कौन सी लेयर किस ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है। इधर उधर मिक्स मत कर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिक्सेबल होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। अरे भैया रेस्पॉन्स तो कर दिया करो, क्यों चिल्लाते हो मुझ पे। मुझे लग रहा है ना तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नाम की चीज नहीं, अपनी क्लास में खुशी होनी चाहिए थी। अरे हो भी हो नहीं हो, मुझे लग रहा है बस क्लास ऑन करके भाग गए। चलो कोई तो है। उसका नाम लेते ना, खुशी खुशी, तो शायद वही सोच के तुम्हारी खुशी आ जाती। मिल गई खुशी, ठीक है। अब देखो ये जो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है क्या है, 3 to 8 वीक का होता है, ऑब्वियसली बात है। अब जो यहाँ पे आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क बन रही थी ना, तो एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या था, आपकी 3 लेयर बन रही थी। वो 3 लेयर कौन कौन सी थी, एक्टोडम, मीसोडम और एंडोडम, ठीक है। तो एक्टोडम क्या है, आपके नर्वस सिस्टम और स्किन को डेवलप कर रही थी, वही अभी हमने चीज देखी। एक्टोडम क्या है, आपकी आउटर लेयर है, और ये आउटर लेयर क्या है, आपके नर्वस सिस्टम और स्किन को डेवलप कर रही है। ये चार्ट आपकी सहूलियत के लिए ही लगाया गया है। ओके, फिर उसके बाद में मीसोडम है। मीसोडम क्या करता है, मसल, स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। मीसोडम है, मिडल की है, तो मिडल पार्ट को ही डेवलप करती है, ठीक है। एंडोडम क्या है, एंडोडम आपकी इनर है, तो इनर में इसमें क्या रहता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स और यूरिनरी ट्रैक और ग्लैंड्स। ओके, तो इन चीजों को डेवलप करने में हेल्प करता है, वही चीज जो वहां चार्ट में है वही चीज यहाँ पे डिटेल्ड में लिखी हुई है। ओके, ठीक है भैया, समझ गए। डन। अब यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो सबसे पहले डेवलप होता है। और नर्वस सिस्टम हमारी किस लेयर के थ्रू डेवलप होता है, चलो ये क्वेश्चन का जवाब दो। विच लेयर डेवलप,
नर्वस सिस्टम को कौन सी जो लेयर है वो डेवलप करती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? बताओ जल्दी, मिडिल लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर, जल्दी बता देना। अगर नोट डाउन किया होगा तो बता देना, मेरी ये स्लाइड हटाने से पहले ही मुझे आंसर आ जाने चाहिए। फर्स्ट, फर्स्ट कौन सी है? चलो मैं ये फर्स्ट सेकंड भी हटा देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ इनर, मिडिल एंड आउटर। अब ये बताओ, मिडिल के द्वारा, आउटर के द्वारा, इनर के द्वारा? एक्टोडम, ओके, वेरी गुड। एक्टोडम आउटर लेयर है, इनर है या मिडिल है, ये बताओ। ये जो एक्टोडर्म होता है ना, ये आपका फोल्ड हो जाता है, किस लिए? आपके न्यूरल ट्यूब्स बनाने के लिए और आपके स्पाइनल कॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो गुड। अब यहाँ पे जो आपका टॉप ऑफ द न्यूरल ट्यूब होता है ना, वो आपके ब्रेन के साथ में कनेक्ट रहता है, और आपका जो हार्ट जो पंप करना शुरू कर देता है ना ब्लड को, ब्लड एंड मसल्स जो पंप होती हैं आपके हार्ट की, बैकबोन, रिब्स, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज अपियर हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टोडर्म, ओके। अब यहाँ पे फोर्थ आ जाता है आपका पीरियड ऑफ फीटस। यहाँ पे एक्चुअल में बच्चा पूरा बन के तैयार हो जाता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि जो उसके ऑर्गन जो बने हैं ना, ऑर्गन जितने भी हैं, यानी कि आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई हो कि जब एम्ब्रियो वाली स्टेज होती है ना, यानी कि 3 to 8 वीक जो होते हैं, उस बीच में क्या होता है कि बच्चे के सारे ऑर्गन बन जाते हैं, सारे ऑर्गन। बस अब जो फीटस वाली स्टेज आ जाती है, वहां पे क्या होता है कि ये जितने भी ऑर्गन बने हैं ना, ये बड़े होना शुरू हो जाते हैं, इनका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक जो बच्चा इतना सा था ना, जरा सा जो बच्चा दिख रहा था, वो उसका साइज बड़ा होने लग जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि इसमें लॉन्गेस्ट पेरिनेटल पीरियड एंड ऑर्गेनाइज्म इंक्रीज रैपिडली इन साइज, यानी कि ये वाला जो पीरियड होता है ना, आपकी प्रेगनेंसी का सबसे लंबा पीरियड होता है ये। ना ही आपका जाइगोट वाला पीरियड सबसे छोटा होता है, 1 से 2 वीक का ही होता है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है एम्ब्रियो वाला पीरियड, डन। जाइगोट और जर्मिनल पीरियड आपके क्या 1 से 2 वीक के होते हैं। फिर आता है आपका एम्ब्रियो पीरियड। एम्ब्रियो पीरियड क्या है आपका, 3 से 8 वीक, 3 to 8 वीक के आसपास तक ही रहता है, छोटा सा। फिर ये जो आपकी जब तक प्रेगनेंसी रहती है, 39-40 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी रहती है, तब तक आपका फीटस पीरियड ही चलता है। इसीलिए ये जो आपकी प्रेगनेंसी वाली जो फेज होता है, उन सब में सबसे लंबा पीरियड यही होता है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं, उनका साइज रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि बहुत तेजी से उनके जो आकार है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। द फीटस कैन किक, यानी कि ये वाली जो स्टेज होती है ना, फीटस स्टेज जो होती है, 9 to 38 वीक की जो स्टेज होती है, यहाँ पे बच्चा किक करना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि मदर्स कहती हैं, ओ मेरे बेबी ने फर्स्ट टाइम किक किया है। तो वो कैसे कि यहाँ पे उसके ऑर्गन्स जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, बहुत रैपिडली बड़े होने लग जाते हैं। तो अब उसको हाथ पैर तो कहीं चलाएगा ही चलाएगा वो, तो वहां पे वो किक करना शुरू कर देता है, अपनी आर्म्स को बेंड करना शुरू कर देता है, हैंड को ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है, माउथ को ओपन एंड क्लोज कर सकता है, अपने थंब को सक कर सकता है। तभी आपने कई बार बच्चे देखे होंगे कि जब उनकी बर्थ होता है, वो अपने मुंह में अंगूठा लेके पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो आफ्टर दी बर्थ अगर आप उनको लिटा दो, तो भी हर समय उनके मुंह में अंगूठा रहता ही रहता है, फिर आप उसको निकालते रहते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको जो अंदर जब मदर के वॉर्म में थे ना, तो वहां पे तो उनको कोई रोकने वाला नहीं था, बस यही उनके पास उनका अंगूठा ही उनका सहारा था, तो उसी को वो सक करते रहते थे, ओके, ठीक है। तो ये जो आपका फीटस पीरियड होता है ना, 9 to 38 वीक, 39-40, आप इतना जितना भी आपका जब तक प्रेगनेंसी रहे तब तक, और लास्ट 40 वीक्स तक ही होती है। तो वहां पे बच्चे के जो भी साइज साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और बच्चा केक एंड ऑल ये सारी चीजें शुरू कर देता है, डन। यानी कि आप एक तरीके से कह लेते हो तीसरा महीना जहां से लग जाता है,
वो चीजें। तभी तो कहते हैं ना, तीसरे महीने तक कुछ पता ही नहीं चलता है कि बच्चा पेट में है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जरा सा होता है, आपको कुछ फील ही नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा। फील होता है वो 9 to 38 वीक से फील होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, उनका वेट भी तो हो गया है, तो वो चीज आपको अंदर फील होती है। और इस वजह से आपके एब्डोमेन पे पूरा लोड रहता है, तो उस वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही सब कुछ वियर करके चलती है। डन। अब यहाँ पे ना आपका व्हाइट चीज लाइक एक सब्सटेंस होता है जिसको वर्निक्स कहा जाता है। याद रखना, जब बच्चा कवर रहता है ना, जिसके अंदर बच्चा कवर रहता है, व्हाइट व्हाइट आप लोगों ने देखा होगा, तो वो वर्निक्स तरीके का होता है। ये व्हाइट चीज की तरह होता है एक तरीके से। और ये जो सब्सटेंस जो होता है ना, इसको वर्निक्स कहा जाता है। याद रखना इस चीज को। ये बच्चे की स्किन को कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और जब ये एक तरीके से चैपलिंग हो जाती है, इसकी चैपिंग मतलब जब फट जाता है ये, तब क्या होता है, आप क्या कहते हो कि हाँ अब ये डिलीवरी के लिए मदर रेडी है। सुना होगा ना कि अरे बैग फट गया, इस तरीके से आप लोगों ने वर्डिंग सुनी होगी अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो वो इसीलिए होता है कि जो आपका वर्निक्स होता है ना, वो फट जाता है। ठीक है? तो उस वजह से जो सब्सटेंस है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इट इज इंडिकेट दैट नाउ बेबी इज रेडी टू कम आउटसाइड। ऑल राइट। यहाँ इसमें क्या होता है कि जो व्हाइट डाउनी हेयर होते हैं उनको लैनिगो कहा जाता है। जो कि आपकी बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो उनकी बॉडी पे आपने छोटे छोटे से बाल देखे होंगे, वो हेयर्स नहीं कहलाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? लैनिगो। याद रखना भाई, उनको लैनिगो कहा जाता है। हाँ जी, एग्जैक्टली exactly। ठीक है? बच्चे की जो पूरी बॉडी है ना, जो पूरी स्किन है जो कवर रहती है, वो इस वर्निक सब्सटेंस की वजह से कवर रहती है। ठीक है? ब्रेन का वेट है वो इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है? और ब्रेन का वेट क्यों इंक्रीज होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लैनल सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होने लग जाते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं आपके न्यूरॉन्स को फीड करने में। और न्यूरॉन्स को तभी आपके सिग्नल पहुंचता है। ठीक है? और इसी स्टेज में जब फीटस वाली स्टेज होती है ना, यानी कि जो आपके 3 मंथ एंड ऑल हो जाते हैं, यहाँ पे आप बच्चे का सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हो थ्रू दी अल्ट्रासाउंड। बस वो बात एक अलग होती है कि डॉक्टर्स बताते नहीं हैं, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगेंस्ट द रूल्स है। अगर कोई भी जन्म से पहले बच्चे का लिंग जानने की कोशिश करता है, या फिर अगर कोई डॉक्टर बता भी देता है, तो डॉक्टर को और लिंग जानने वाले दोनों को ही सजा होती है। फिर दोनों को ही जुर्माना देना पड़ता है। इसीलिए बच्चे का जो सेक्स है वो नहीं बताया जाता है। हालांकि पता तभी चल जाता है जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तभी पता चल जाता है, और इस फीटस वाली स्टेज पे ही पता चल जाता है। लेकिन फिर भी नहीं बताया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी में मदर को भी बच्चे की किस तरीके से केयर करनी चाहिए, उसके कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, मदर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो देखो, जो प्रेगनेंसी वाला जो फेज होता है ना, जो फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं प्रेगनेंसी के, यानी कि उसमें क्या है, आपकी जाइगोट स्टेज आ गई, एम्ब्रियो स्टेज आ गई। ठीक है? फीटस स्टेज आपकी स्टार्ट होती है। तो जाइगोट और एम्ब्रियो वाली जो स्टेज होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि उनको अपनी न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मदर जो होती है, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, उसको नोजिया और वॉमिटिंग जैसी जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन होने लग जाती है। देखो, ये वाली जो हम स्टेज पढ़ रहे थे ना, पीरियड ऑफ फीटस, तो यहाँ पे क्या है कि उसके जो बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं, 3 लेयर है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। ठीक है? एम्ब्रियोनिक, अब ये क्या है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई है। और 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड हो गई? क्योंकि यहाँ पे बच्चे के ऑर्गन बन जाते हैं थर्ड स्टेज पे। ऑर्गन बनने के बाद में क्या है, ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये ग्रो हो जाते हैं, हमने देखा था कि आपकी एक लेयर थी जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप कर रही थी। तो जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका डेवलप हो जाता है, तो उससे बच्चे का सेक्स भी पता चल जाता है कि बच्चा इज ही बॉय और इज शी गर्ल। ये पता लगा लेते हैं। और ये पता कैसे चलता है? जब आपने देखा होगा
कि अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है ना वो 3 टाइम्स किया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड होता है। तो जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है ना तो उसके थ्रू बच्चे का सेक्स पता चल जाता है कि बच्चा किस जेंडर का है, गर्ल है या फिर बॉय है, लेकिन बताया नहीं जाता है। चाहे आप पेरेंट्स ही क्यों ना हो बच्चे के, आपको भी नहीं बताया जाएगा। ओके, मेरी साइड से ठीक है, मेरी साइड से आज कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब मदर की प्रेगनेंसी होती है ना, गिलेल सेल बेटा आपके ब्रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो आप बच्चे का जो ब्रेन का साइज है ना वो बड़ा होने लग जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन के अंदर ना गिलेल सेल्स पाए जाते हैं और वो जो सेल्स हैं उनका साइज बड़ा होने लग जाता है। तो उनका जब साइज बड़ा होने लग जाता है तो ब्रेन का जो वेट है वो बढ़ने लग जाता है। ब्रेन का साइज नहीं, ब्रेन का वेट। पहले बहुत हल्का सा ब्रेन होता है, ठीक है, डेवलप हुआ, लेकिन जैसे ही ये वाले जो सेल्स हैं ये बढ़ना शुरू होते हैं तो ब्रेन का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके ब्रेन्स में पाए जाते हैं ये वाले सेल्स। ओके, और ये वाले सेल्स क्या करते हैं? जो आपके न्यूरॉन्स को फीड करने का काम करते हैं। अब यहाँ देखो केयर किस तरीके से, जो आपका फर्स्ट 3 मंथ होते हैं ना प्रेगनेंसी के, तो वहां पे वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, जी मिर्चलाना हो गया, ये सारी प्रॉब्लम क्या है, कॉमन होती हैं, बहुत कॉमन होती हैं। तो इनको थोड़ा दूर करने के लिए मॉर्निंग सिकनेस हो गया। मॉर्निंग सिकनेस क्या है? आप सुबह सुबह उठे हो और आपको चक्कर आ रहे हैं या फिर आपको बहुत बेचैनी हो रही है, ये सारी चीजें आपको होने लग जाती हैं, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लमों से दूर होने के लिए, इन सब से बचने के लिए, इनको क्योर करने के लिए क्या करना चाहिए कि आप बिस्तर से उठने से पहले ही, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको बिस्तर से उठने से पहले ही या तो एक पीस ड्राई टोस्ट का ले सकते हैं, वो बिस्किट ले सकते हैं, ताकि उनको जो मॉर्निंग सिकनेस जैसी जो प्रॉब्लम है, नॉइजिया वॉमिटिंग जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है वो फेस ना करनी पड़े, वो थोड़ा कम हो जाए। दूसरा, इस टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट तो लेनी ही चाहिए, कुछ भी अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, जो अनहेल्दी फूड है, पैकेज फूड है, मार्केटिंग फूड है, वो नहीं खाने चाहिए। उसके बजाय क्या खाना चाहिए? बहुत सारे फ्रूट्स और रॉ सैलेड जो होता है वो लेना चाहिए, और साथ ही साथ आपको जो अपनी ड्रिंक है हाइड्रेट रखने के लिए अपनी बॉडी को फ्लूइड्स जितना हो सकता है उतना लेना चाहिए। फ्लूइड्स आपको किससे? फ्रूट से भी मिल जाएगा, आपकी जो हाइड्रेशन वाली जो कैटेगरी है फ्रूट से भी फुलफिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके फ्रूट्स में भी आपका फ्लूइड कंटेंट है वो होता ही होता है। तो इस टाइम पे थोड़ा स्टार्टिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए पहले 3 महीनों में कि नॉइजिया वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इन सबको थोड़ा कम करने के लिए आपको मॉर्निंग में बिस्किट, टोस्ट, आप ये सारी चीजें ले सकते हो। साथ ही साथ इसके अलावा आप फ्रूट्स और सैलेड भी ले सकते हो ताकि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बना रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। ओके, मेडिसिन यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। प्रेगनेंसी वाला जो टाइम पीरियड होता है वहां पे जितना हो सकता है उतना मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। जब नहीं बर्दाश्त होता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब डॉक्टर के सजेशन पे मेडिसिन लेनी चाहिए, अदरवाइज मेडिसिन नहीं लेने चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि किसी किसी को फीवर, कोल्ड, पेन, ये प्रॉब्लम ना कॉमन हो जाती हैं, ये प्रॉब्लम रहती ही रहती हैं। तो ये नहीं है कि अरे मुझे दर्द हो रहा है तो मैं टैबलेट ले लूं, मुझे फीवर आ गया तो मैं टैबलेट ले लूं, वो चीज नहीं करनी चाहिए। आप खुद से ही उसको ठीक होने दो, आप फ्रूट्स लो, आप अपनी डाइट का ध्यान रखो, अपने आप वो चीज रिकवर हो जाएंगी। ये नॉर्मल प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर आप मेडिसिन ले लेते हो ना तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे आपको जितना हो सकता है उतना मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लेनी है तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसको टिटनेस का वैक्सीनेशन जो है, यानी कि 7 to 8 मंथ जो होता है ना, उसके आसपास टिटनेस का वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट वुमेन को जरूर कराना चाहिए ताकि बच्चे को भी टिटनेस की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। न्यू बॉर्न जो बेबी है ना उसमें टिटनेस की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी वैक्सीनेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके नोन में कोई हो जिसको आप काफी उससे फ्रेंडली हो, जानते हो उसे, तो आप उससे बात कर सकते हो, तो वो आपको बताएंगे।
कि उनको क्या-क्या इंजेक्शन लगे थे, कैसे-कैसे हुआ था। क्योंकि प्रेगनेंसी ना लगता है लोगों को बहुत ईज़ी होता है, बट ये प्रेगनेंसी वाला फेज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए मदर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों से होके गुज़रना पड़ता है। आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप हर चीज़ नहीं खा सकते हो। अगर आप बीमार हो तो मेडिसिन्स नहीं ले सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। साइकोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम अलग रहेगी, फिज़िकल पेन आपको अलग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करना, हर चीज़ को बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन स्टिल्स हमारी मदर्स हैं, वो वॉरियर हैं और वो इस चीज़ को हँसी-खुशी सह लेती हैं। बस यही रीज़न है कि आपकी जो हम लड़कियों को या मदर्स को सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इमोशनल भी बनाया गया है ताकि हम लव, अफेक्शन ये सारी चीज़ें दे सकें। और जो आपके मेल होते हैं, बॉयज़ मेल, उनको आपकी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। ठीक है? यहाँ पे साथ ही साथ और क्या केयर रखनी चाहिए कि आपका टेराटोजन आपकी ये होता है, ये आपके कोई भी एनवायरमेंटल सब्सटेंस होता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, FASD यानी कि आपका जो बच्चा है, अगर आप अल्कोहल लेते हो या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हो, बेसिकली अल्कोहल लेते हो, तो बच्चे में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम डिसऑर्डर होने की चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। वेरी लेट, वेरी वेरी लेट। आज मैं बच्चों से यही कह रही थी, जल्दी आने वाले बच्चे लेट हो गए हैं। क्यों लेट हो गए आज? देखो इतनी अच्छी चीज पढ़ा रही थी मैं, मजा आता आपको पढ़ने में। अब रिवाइज कर लेना क्लास को, तब देख लेना। ओके, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो ना, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ड्रिंकिंग करते हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वहां पे बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। अब ये FASD की फुल फॉर्म है, ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम डिसऑर्डर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक मूवी है, वो इसी से ही रिलेटेड है। आप देख सकते हो उसको, अगर देखनी हो तो। वो है आपकी 90 ml। तो उस मूवी में क्या बताया गया कि जब बच्चे की जो बर्थ होती है ना, तो वहां पे डिलीवरी करने के लिए कोई भी नर्स अवेलेबल नहीं होती है, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। वहां पे कंपाउंडर होता है, और वो कंपाउंडर क्या है कि शराब पी रहा होता है, उसका शराब पीने का टाइम होता है, अल्कोहल कंज्यूम करने का। तो अब उस टाइम पे क्या है कि अब मदर का लिवर पेन स्टार्ट हो गया होता है, वहां पे एक नर्स रहती है। ये मैं पढ़ा रही हूँ कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम में किस तरीके से अपनी केयर रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हो ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, तो बच्चे में FASD होने के चांसेस हो जाते हैं। FASD क्या है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम डिसऑर्डर है। अब इसी से रिलेटेड, इस डिसऑर्डर से रिलेटेड एक मूवी है 90 ml। उस मूवी में क्या था कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है, मदर डिलीवरी के लिए तैयार होती है, तो कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, कंपाउंडर आता है। और उसके जो हाथ होते हैं ना, वो कैसे कि अल्कोहल के होते हैं, क्योंकि वो ड्रिंक करके आया था। अब वहां पे जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है ना, तो बच्चा स्टार्टिंग में रोते नहीं है, उनको रुलाया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, उनको सांस आ सके। ठीक है। तो अब उन्होंने जैसे ही उसको टच किया, तो बच्चे की नोज में तुरंत अल्कोहल की स्मेल चली गई। और अल्कोहल की स्मेल चली गई, तो वहां पे उसके लिए अल्कोहल एक पानी की तरह था। अगर वो अल्कोहल नहीं पीता था, तो वो बेहोश हो जाता था। ये चीज क्या कहते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी अल्कोहल की लत लग जाती है। वो आपका होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम डिसऑर्डर, यानी कि आप बच्चे को अपने पेट से ही शराबी बना देते हो। ठीक है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये सारी चीजें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती हैं। अगर आपकी बॉडी में अल्कोहल की, जिस बच्चे को FASD होता है ना, उसकी बॉडी में अगर अल्कोहल की कमी हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा वीक फील करता है, प्रॉपर ब्रेन वर्क नहीं करता है उसका। बिल्कुल, आप चाहो तो ये मूवी देख सकते हो, सीखने को मिलेगा, इसी डिसऑर्डर से ही रिलेटेड है ये मूवी। ओके। अब इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम में फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट भी लेने चाहिए, और ये आपको कितना लेना चाहिए, 400 टू 800 माइक्रोग्राम्स आप फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट ले सकते हो, जो अगेन बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके। अपने डॉक्टर की बिना सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, और अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उसके बारे में डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपने नहीं बताया। जैसे कि प्रेगनेंसी में एक प्रॉब्लम ना बहुत कॉमन रहती है, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसको कहते हैं, ये बहुत कॉमन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इस टाइम में ना शुगर एंड ऑल ये सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, हम खाना बहुत खाते हैं, ऑब्वियसली बात है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत लेते हैं, क्योंकि आपको अपना भी फीड करना है और जो आपके अंदर एक भ्रूण है उसको भी आपको फीड कराना है, तो उस वजह से भूख बहुत लगती है, खाना खाया जाता है। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। जेस्टेशनल से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके प्रेगनेंसी फेज को जेस्टेशनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज होना एक कॉमन सा रहता है कि हो जाती है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। वो प्रेगनेंसी के ही टाइम होती है, ये नहीं कि आपको लाइफ टाइम तक हो जाएगी, नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम तक ही रहती है। अगर आप ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी अगर प्रिकॉशंस लेते हो, अपनी डाइट को थोड़ा बैलेंस, अगर आपको पता चल जाए कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है तो थोड़ा उसको वहीं के वहीं कंट्रोल कर लो, वो क्योर भी हो जाती है फिर। ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा तो ये सारी चीज अगर आपको फेस करनी पड़े ना, तो ये आपको डॉक्टर से अपनी सजेस्ट करनी है कि मुझे ना ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो तब आपको डॉक्टर बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, आपको इन इन चीजों का ध्यान रखना है, इन इन चीजों को नहीं खाना, इन इन चीजों को लेना है। इसीलिए अपनी प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर से टाइम टू टाइम बात करते रहना, मेडिकल कंडीशंस के बारे में टाइम टू टाइम टॉक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अवॉइडिंग ऑल कॉन्टेक्ट विद टॉक्सिक सब्सटेंस एंड केमिकल एट होम। अगर आपके घर पे कोई केमिकल है या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे कि ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो उनको आप घर से बाहर निकाल सकते हो, या फिर उनके कांटेक्ट में बिल्कुल भी मत आओ। क्यों? क्योंकि अगेन ये बच्चे के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है। तभी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई, अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो लेकिन अगर आपके पास में कोई खड़ा है या बैठा है वो स्मोकिंग कर रहा है, तो उसका इफेक्ट भी बच्चे के ऊपर जाएगा ही जाएगा। कैसे जाएगा? क्यों? क्योंकि आप तो ब्रीथ कर रहे हो ना, आप तो सांस ले रहे हो, लेकिन आपके जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो टॉक्सिक है, वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ऑब्वियसली आप जब ब्रीथ करोगे तो वो अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो बच्चे में भी वो ट्रांसफर होगा। ओके। तो इसीलिए किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए, फिर चाहे वो घर हो या फिर आपका वर्क प्लेस ही क्यों ना हो। ये देखो हिंदी में लिखा हुआ है, धूम्रपान छोड़ना और शराब पीना नहीं चाहिए। रोजाना फॉलिक एसिड की खुराक लेनी चाहिए, 400 से 800 माइक्रोग्राम। अपनी चिकित्सा स्थितियों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। घर या काम पर विषाक्त पदार्थ और रसायनों के साथ सभी संपर्क से बचना चाहिए जो कि हानिकारक हो सकते हैं। ओके। अगेन यहाँ पे क्या है कि आपको ये सब चीजें थी, इसके अलावा रूटीन चेकअप जो आपके होते हैं, रूटीन स्क्रीनिंग जो होती है, ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए। और आपको जब जब डॉक्टर ने कहा है कि अब आपका अल्ट्रासाउंड होगा तो वो कराना चाहिए, ताकि आपको बच्चे की ग्रोथ पता चल सके। स्क्रीनिंग के थ्रू ना आपको ग्रोथ पता चलती है कि बच्चा आपका कितना डेवलप हो रहा है, कैसे वो मूव कर रहा है, ये सब चीजें आप पता लगा लेते हो। साथ ही साथ ऑब्वियसली बात है कि प्रेगनेंसी के टाइम में वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जब आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हो। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है, किसी किसी का वेट बहुत गेन हो जाता है और किसी किसी का वेट गेन ही नहीं होता है, बट मोस्टली गेन होता है। ऐसा तो कोई भी नहीं कि जिसका वेट गेन ना हो, क्योंकि आपके जब बच्चे का वेट गेन हो रहा है तो आपका होना जायज है, वो होगा ही होगा। लेकिन किसी किसी का कम होता है, किसी किसी का बहुत ज्यादा होता है।
तो अपने वेट को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए, मेजर करना चाहिए कि कितना वेट हो रहा है। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि 10 केजी के आसपास वेट नॉर्मल सा होता है, इतना आपका जो नॉर्मल बॉडी वेट है उसमें अगर आप 10 केजी ऐड कर दोगे, दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रहा है देन यू हैव टू मॉनिटर इट, आपको उसका ध्यान रखना होता है। ओके okay? तो अगर जैसे कि हम एग्जांपल अगर लें, अगर आपका वेट 55 है तो इट इज मोर चांसेस कि आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका वेट 65 हो सकता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल है। बेबी की ग्रोथ और हार्ट रेट उनको भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। जैसे आप अपने वेट को मॉनिटर कर रहे हो वैसे ही बेबी की ग्रोथ और हार्ट रेट को भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए। और आपको अगर कोई स्पेशल डाइट है या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ स्पेशल एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं, तो उसके बारे में आपको पहले ही पूछ लेना चाहिए कि ये एक्सरसाइज है, क्या ये एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि खुद से एक्सरसाइज करना वो ठीक नहीं होता, हो सकता है कि आपके बच्चे के लिए वो ठीक ना हो, ड्यूरिंग दी बर्थ जब आप लिवर पेन हो आपको तब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। ऐसा ना हो कि आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच ही ना हो पाए। तो इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और इसके लिए आपको स्पेशलिस्ट से ही बात करनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब कहाँ कैसे चीज आपको तकलीफ पहुंचाते ये आप भी नहीं जानते हो। और जिसका फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, फर्स्ट वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनको तो थोड़ा और ज्यादा प्रिकॉशंस है, क्योंकि उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उनको पता है कि हाँ कब कहाँ कैसे क्या चीज करनी है। तो थोड़ा बहुत उनको पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने वो चीज पहले कर रखी है। लेकिन फर्स्ट टाइम पे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। ओके, अब प्रेगनेंसी के बाद में, प्रेगनेंसी के जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना, उसको आपका पोस्टपार्टम केयर कहा जाता है। उस टाइम पे क्या है कि मदर को अपने साथ साथ बच्चे की भी केयर करनी होती है, क्योंकि बच्चा तुरंत जन्मा है। द पोस्टमार्टम पीरियड लास्ट 6 to 8 weeks बिगनिंग राइट आफ्टर द बेबी इज बर्न। जब बच्चा जन्म ले लेता है ना, तो बच्चे के जन्म लेने के जो 6 to 8 week होते हैं वो आपके पोस्टपार्टम पीरियड कहलाते हैं। ठीक है, इस पीरियड में क्या होता है कि मदर काफी ज्यादा फिजिकल और इमोशनल चेंजेस से होके गुजरती है। क्यों? क्योंकि देखो मदर का वेट इंक्रीज हो गया था ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, है ना। एक्सपायर्ड का, एक्सपायर्ड का क्या पता लगाओगे भाई? अच्छा। हम्म, बिल्कुल। लेकिन आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैसे केयर करनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं, आप पहले से ही जानते हो। तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको कुछ भी नहीं पता है प्रेगनेंसी का, जैसे कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है ना, तो वहां पे आपको अपनी डाइट में ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीजें आपको पहले से पता है। बच्चे में किस मंथ पे कौन कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं, वो भी चीज आपको पता है। तो वहां पे आप अभी तक ये आपकी थ्योरी है, लेकिन वहां प्रैक्टिकल देखोगे जब भी आप देखोगे कभी। कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम में मदर का वेट इंक्रीज हो गया था, तो अब तो बच्चा बाहर आ गया है। तो ऑब्वियसली अब जो उनकी जो स्किन थी जो स्ट्रेच हो गई थी, क्योंकि जो मदर का वॉर्म था, एब्डोमन था, वहां पे बेबी था।
तो वहां पे बेबी होने की वजह से क्या है कि उनकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। जैसे कि आप बैलून है, बैलून को आप फुलाओगे तो वो स्ट्रेच रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें से हवा निकाल दोगे तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, पूरे श्रिंक हो जाता है। सेम मदर की स्किन के साथ में भी यही होता है। जैसे ही बच्चा बॉर्न हो जाता है, जो मदर की जो स्किन है ना वो लटकने लग जाती है, वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि अब स्ट्रेच तो वो नहीं रही है। तो अपने स्ट्रेच मार्क को ठीक करना, ठीक है, ये उनके लिए एक फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। स्टिचेस जो लगे हुए हैं उसका जो पेन है, उन सब चीजों से होके गुजरती है। प्लस इमोशनल चेंजेस भी उनके अंदर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया होता है। तो उसकी भी केयर करना, प्लस उनके भी खुद के हो रहे हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि मदर को ना इस टाइम पे पोस्टमार्टम में ना बहुत, इतना प्रेगनेंसी के टाइम में ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि सब लोगों का ध्यान मदर से हटके बच्चे की तरफ चला जाता है। मदर पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। कोई भी अगर नया मिलने आ रहा है तो बच्चे से मिलने आ रहा है ना? कोई भी कुछ लेके आ रहा है तो बच्चे के लिए लेके आ रहा है। मदर को सब लोग एक तरीके से भूल जाते हैं, है ना? मदर सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा हो जाता है। तो वहां पे उनको, मदर को ऐसा लगने लग जाता है कि अरे मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है ना? तो वहां पे इमोशनल चेंजेस भी उनके साथ में बहुत सारे होते हैं। प्लस बेबी के साथ में भी इमोशनल वो कनेक्ट करती हैं। मतलब उनको ये लगता है कि यार, मतलब कि अब मुझे इसकी केयर करनी है, इसको बहुत प्यार से रखना है, ये रो रहा है तो क्यों रो रहा है, एक अगेन आप केयर करना शुरू कर देते हो। तो ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं, फिजिकल और इमोशनल दोनों ही चेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, न्यूट्रिशनल केयर रखनी चाहिए, खाना अच्छे से खाओ, क्योंकि आपको जितना प्रेगनेंसी में जरूरी था, आफ्टर द प्रेगनेंसी उतना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बेबी को फीड करते हो, और बेबी को फीड करने के लिए आपका मिल्क सिक्रीशन होने के लिए आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा जो भी न्यूट्रिशन ले रहा है वो आप ही के थ्रू ले रहा है, ठीक है? वजाइनल केयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि आपने एक बच्चे की डिलीवर किया है, ठीक है, एक बच्चे को बॉर्न किया है, बच्चे को बर्थ दिया है। तो वहां पे आपके बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, इसीलिए वहां की प्रॉपर केयरिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखो कि जब आपका 9 मंथ रहते हैं ना, तो आपको मेंसुरेशन साइकिल नहीं होती है, आपको पीरियड्स नहीं होते हैं। तो उसके बाद में जैसे ही आप बच्चे को बर्थ दे देते हो, तो वहां पे आपको 40 डेज, किसी किसी को 40 डेज या फिर कम, आपको कंटिन्यूशन में आपको पीरियड्स देखने को मिलते हैं। आपकी मेंसुरेशन साइकिल कंटिन्यूशन में चलती है इतने दिनों तक। इसीलिए कहा जाता है कि आपको वजाइनल केयर भी रखनी चाहिए, ताकि कोई भी इंफेक्शन एंड ऑल चीजें ना हो। साथ ही साथ अपने रेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको स्टिचेस लगे हुए होते हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद में, जब बच्चे बॉर्न हो जाते हैं, उसके बाद में बहुत ज्यादा केयर रखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। इतना प्रेगनेंसी में नहीं जितना प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी के बाद इन द सेंस कि जब बच्चे को जन्म दे दिया तब, ठीक है? हाँ, डन। अब यहाँ पे ये बच्चे की, बच्चा जब बाहर आ गया है, तो अब वो किस किस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या क्या चीजें उसकी डेवलप हो रही हैं, ये सब चीजें हम लोग कल करेंगे। आज प्रेगनेंसी वाला फेज किया था, एंड आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब चीज क्लियर होगी, ठीक है? यानी कि अभी तक हमने जो अंदर अंदर का प्रोसेस था वो पूरा पढ़ लिया। अब हम, बच्चा बाहर आ गया है, अब वो बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे स्कूल में जाएगा, फिर कैसे एडोलेसेंस में आएगा, वो सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, मजा आया आज की क्लास में? बहुत कुछ सीखने को मिला? रिवाइज कर लेना एक बार, और सर्च कर लेना, जैसे कल किया था वैसे ही आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय एवरीवन। अरे मैंने आज बता दिया, लेकिन आप लेट आए थे, अब मैं क्या करूं? बता दिया था मैंने। काम करना, क्लास को दोबारा से देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास को देख लेना, पता चल जाएगा क्या बोला है मैंने। बता दिया भाई, बता दिया। आप थे ही नहीं उस टाइम क्लास में।
ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं कल। लेट मत होना, जैसे आज टाइम से आए थे वैसे ही कल भी टाइम से आ जाना। देखनी पड़ेगी भाई आपको। चलो, बाय। ओके, बाय बाय। इट्स माय प्लेजर। क्वेश्चन पूछना तुम्हारा हक है, क्वेश्चंस के जवाब देना मेरा हक है। अरे रुको, एक क्वेश्चन पूछो तुमसे, चलो। चलो कल पूछेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं कल। टाइम से आ जाना बस। ओके ओके, बाय बाय।